अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम उसके हाफ चैप्टर से ज़ायद उसको डिस्कस कर चुके थे। और प्रीवियस वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात की जाएगी तो उसे हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, और जिसको डिनोट किया जाता है Z से। और अगर हम किसी एलिमेंट के एटम के सम लेंगे उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, तो उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे, जिसको हमने A से डिनोट किया था। जिसके अंदर मैंने इसके साथ आपको इसकी दो एग्जांपल्स को समझाया था, 1.1 एंड 1.2 को, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसका एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था कि इसको किस तरीके से करें। तो इसमें सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना था। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ये में, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हम कहते हैं एटॉमिक नंबर्स को, और अगर इसके सम ले लेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, हमें इसका एटॉमिक मास पता चल जाएगा, जो कि हमने फाइंड आउट किया था 23। ठीक है, इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल में हमें इसमें जस्ट आपको सिंबल्स दिए हुए थे। ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को, और जेड से हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और इसमें आपसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछे गए थे कि आया आपके पास ये सिंबल्स हैं और आप हमें इसको कैलकुलेट करके दिखाएं, इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। जेड से आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे। जब इसमें से आप जेड में से ए को माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ए में से माइनस किया जेड को, 40 में से माइनस किया 20 को, तो हमारे पास 20 आ गए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नाउ कम्स टू आवर मेन टॉपिक्स, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके जितने भी एटम्स शामिल हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम ले लें, अगर उनको ऐड कर लें तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर उसका मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 44 AMU होगा। ठीक है, और अगर हम वाटर के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे तो उसका क्या होगा, 18 होगा। अब यहाँ आपको एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करें HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, HNO3 क्या है, एक एसिड है, और उसका मॉलिक्यूलर मास आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये आपको एक न्यूमेरिकल वाइज समझाया हुआ है। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब ये जो एलिमेंट्स HNO3 के अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की जो तादाद है वो इसमें 1 है, नाइट्रोजन भी 1 प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 3 है। तो ऑक्सीजन को हम इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 48 आ गया। अब इसमें हमने हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का मास ऐड किया तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास HNO3 का क्या आया, 63 AMU। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात थी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल को हमने फॉलो नहीं किया है, लेकिन बस इसमें ये समझने वाली बात है कि एक मॉलिक्यूलर मास होता है और एक फार्मूला मास होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है, जिसके अंदर हमारा मेटल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब इसके अंदर फर्दर डिफ्रेंसिएशन क्या है फार्मूला मास में और मॉलिक्यूलर मास में, तो मैं ये आगे आपको डिस्कस करती हूँ फार्मूला मास के बाद। नाउ फार्मूला मास, the formula mass was calculated by sum of atomic mass of all atoms in formula unit is called formula mass of that substance. फार्मूला मास सेम एज मॉलिक्यूलर मास की तरह कैलकुलेट होता है, लेकिन ये उन कंपाउंड्स के लिए होता है जो कि आयनिक होते हैं और फॉर्म करते हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स को। ठीक है, यानी इसको भी जिस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास के अंदर सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं, फार्मूला मास में भी हम बिल्कुल सेम यही काम करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना सिर्फ ये है कि वो जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट होता है मॉलिक्यूलर मास, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिया गया है मास सोडियम क्लोराइड का 58.5 AMU, जो कि इसका फार्मूला मास है। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल के अंदर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है फार्मूला मास। ठीक है, डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट का, और एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 26.98 है
एटॉमिक मास सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। जब हमने एल्यूमिनियम के तादाद हमारे पास 2 है तो इसको हम इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 53.96। जब हम सल्फ़र की तादाद 3 है और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 69 आ गया। और जब हमने ऑक्सीजन हमारे पास 3 4 12 हो गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 192। जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास क्या इसका फार्मूला मास आ गया डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट का 342.14 AMU। क्लियर। अब देखिए बात तो सारी सेम है, वो भी सेम तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, ये भी सेम तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है ये देखना है हमें। डिफरेंस ये आ रहा है कि ये जो है आयनिक कंपाउंड्स के लिए है और मॉलिक्यूलर मास किसके लिए है, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो आयनिक होते हैं और कौन से कोवलेंट्स होते हैं। याद रखें कि आयनिक कंपाउंड्स में मेटल प्रेजेंट होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेटल कौन से प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है। तो मेटल को आपको आइडेंटिफाई इस तरीके से करना है कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड में मतलब मेटल आ रहा है तो उसके एंड में या स्टार्ट में क्या आएगा, EM आएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, फ्रेंशियम, गैलियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, तो ये सारे मेटल्स हैं और जब ये किसी कंपाउंड में आएंगे तो आप समझ जाएं कि इसमें मेटल प्रेजेंट है और जिसमें मेटल प्रेजेंट है वो आयनिक कंपाउंड होगा। और आयनिक कंपाउंड का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला मास। इसके अलावा कोवलेंट कंपाउंड्स में मेटल नहीं होते और उसमें EM का यूज़ भी नहीं होगा, तो आप इजीली समझ जाइएगा कि यहाँ पर मेटल एब्सेंट है तो ये कोवलेंट कंपाउंड है और इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। सॉरी तबीयत मेरी आज बहुत ख़राब है तो मुझे इसी आवाज़ के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी लेकिन मुझे कोई वेदर की वजह से मेरी तबीयत में या मेरी वॉइस में कोई चेंज नहीं आया। तो आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस का नॉइज़ और वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बेयर करना पड़ेगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लेक्चर्स रह गए वो कवर करेंगे।